नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। सो चैप्टर की शुरुआत में ही हमने देखा था कि पालमपुर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम मेन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है फार्मिंग एक्टिविटीज का और दूसरा था नॉन फार्म एक्टिविटीज का। तो फार्मिंग एक्टिविटीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके से फार्मिंग में क्या क्या काम इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम 7 पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पालमपुर में होने वाली ऐसी एक्टिविटीज की जो कि फार्म एक्टिविटीज नहीं है, मतलब खेती से जुड़ी हुई नहीं है। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब हमें ये तो पता ही है कि जो पालमपुर है वहां पे मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है, मतलब ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बट पालमपुर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं करते थे, बट इनकी मात्रा कम है, तो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अभी हम देखेंगे। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। तो वही बोला गया है कि मान लो पालमपुर में 100 लोग हैं तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बाकी जो 75 लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये 100 वर्किंग लोग हैं, मतलब पालमपुर में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग वर्क करते हैं, उनमें से 25% जो लोग हैं दे आर इन्वॉल्व इन नॉन फार्म एक्टिविटीज, एंड जो बाकी बचे 75% लोग हैं वो एक्टिविटी करते हैं फार्मिंग वाली। तो ज्यादातर लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है, बट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है डेयरी का। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो डेयरी जो है ये एक दूसरी कॉमन एक्टिविटी है जो कि आपको गांव में देखने मिलेगी, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो खेती करते हैं वो कुछ जानवर भी पाल लेते हैं, और जो जानवर हैं फिर उनका जो भी दूध वगैरह होता है उससे वो डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो ये भी एक अच्छा साइड बिजनेस हो जाता है, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स फार्मर्स के लिए हो जाता है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। अब डेयरी जो है वो कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारी फैमिलीज में, मतलब पालमपुर में काफी सारी जो फैमिलीज हैं वो डेयरी की एक्टिविटी करती हैं। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब लोग क्या करते हैं, वो अपनी भैंसों को अलग अलग तरीके की घास खिलाते हैं, उसके साथ साथ वो बारिश वाले मौसम में जो ज्वार एंड बाजरा होता है वो भी अपने जानवरों को खिलाते हैं। जब हमने ज्वार एंड बाजरा की पहले डिस्कशन की थी तो हमने देखा था कि जो ये ज्वार एंड बाजरा है वो एक तरीके से कैटल के लिए उगाए जाते हैं, ताकि जो इन्हें फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है कि जो कैटल हैं, जो गाय भैंस हैं, उनको चारा मिल सके। तो बारिश वाले सीजन में ये जो दो फसल होती हैं ज्वार बाजरा, उनको भी फिर भैंसों को दिया जाता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज। तो जो मिल्क है फिर वो रायगंज में बेच दिया जाता है, जो कि इनके पास की ही विलेज है, बड़ी विलेज है। 2 traders from Shahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। अब 2 ट्रेडर हैं शाहपुर के, शाहपुर के टाउन है, तो शाहपुर के 2 ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने रायगंज में एक तरीके से सेटअप किया हुआ है, सेटअप लगाया हुआ है जहां पे मिल्क कलेक्ट होता है। मतलब मान लो ये रायगंज है, तो रायगंज में उन्होंने क्या किया हुआ है, आसपास के गांव वाले लोग अपना दूध कहाँ पे दे रहे हैं, जो भी उनके गाय भैंस से दूध हुआ है वो रायगंज में आके दे रहे हैं। अब रायगंज में इन ट्रेडर्स ने सेटअप किया हुआ है कि जितना भी दूध इकट्ठा होगा, मतलब कि रायगंज में उन्होंने अपनी एक तरीके से सेटअप लगाया हुआ है कि इस जगह पे वो दूध इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ वहां पे उसे ठंडा करेंगे, क्योंकि दूध जो है वो एक तरीके से पैरिशेबल गुड है जो कि जल्दी ही खराब हो सकता है, तो उसको ठंडा करना जरूरी है ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। तो यहाँ पे फिर चिल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, और उसके बाद उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी दूसरी जगहों पे, बड़े बड़े जो शहर है, आसपास की सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनमें फिर इसे भेजा जाता है। अब डेयरी जो है, डेयरी की जो एक्टिविटी है कुछ तो फार्मर्स ही करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एंटायरली डेयरी में ही इन्वॉल्व होते हैं, वो खेती नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से केस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मिंग फैमिली है, उनका अपना खेत भी है और उन्होंने साथ में कुछ जानवर भी पाले हुए हैं जिनका वो दूध बेच देते हैं। वहीं हो सकता है कि कोई ऐसी फैमिली है जिसके पास कोई खेत वेत नहीं है, जो कि एंटायरली डिपेंड करती है अपने कैटल्स पे, जो एंटायरली इन्वॉल्व है डेयरी में, राइट। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस वाला सेक्शन है, इसमें बोला गया है लेट अस टेक 3 फार्मर्स। तो 3 फार्मर्स के एग्जांपल हमें देखना है। ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड दो द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। अब तीनों फार्मर्स ने ही गेहूं अपने खेत में उगाया है, बट उन तीनों की जो प्रोडक्शन है उनके खेतों से वो अलग अलग हुई है। तो यहाँ कॉलम 2 में उन्होंने प्रोडक्शन दी हुई है। द कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज सेम।
अब हर एक फार्मर फैमिली के द्वारा जो कंजम्पशन होता है, मतलब कि खुद के लिए जो वो यूज करते हैं वो सेम है। तो मान लो 40-40 क्विंटल जो है उनकी अपनी कंजम्पशन है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद द होल ऑफ सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जितना भी बाकी बचा हुआ है, मतलब कि जितना सरप्लस बचा, वो सारा का सारा सरप्लस जो है वो नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए एज कैपिटल यूज होने वाला है। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, कंप्लीट द टेबल्स। अब नीचे कुछ टेबल्स दी हुई हैं जिसमें कि इन्होंने क्या बोला कि पहले में तो आपको प्रोडक्शन दी हुई है, दूसरे में आपको कंजम्पशन दी हुई है कि ये लोग कितना कंज्यूम करते हैं, और तीनों की कंजम्पशन सेम है। अब तीसरे उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि तीसरा जो उन्होंने पॉइंट दिया है कि जितना भी सरप्लस होता है, सरप्लस क्या है, आपकी जितनी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन में से आपने अपने लिए बचा के रख लिया, कंजम्पशन करने के लिए आपने बचा के रख लिया, तो बाकी जो बचा वो क्या है, सरप्लस। तो सरप्लस को नॉर्मली मतलब लोग क्या करते हैं, अगर सरप्लस अच्छा खासा होता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितना भी सरप्लस बचा उस पूरे को यूज किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उसको जो भी इस साल हुआ है प्रोड्यूस, उसको कैपिटल के तौर पे अगले साल के लिए यूज किया जाएगा, मतलब बीज लगाए जाएंगे। तो वो जो भी सरप्लस बचा है उसको पूरे को बीज के तरह यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि आपको ये सपोज करना है कि जितना भी हम कैपिटल यूज करते हैं प्रोडक्शन में उसका हमें डबल मिलता है। मतलब कि अगर हमने 60 क्विंटल मान लो बीज उगाया है तो हमें 120 क्विंटल प्रोडक्शन मिलने वाली है, डबल प्रोडक्शन मिलेगी। तो अब आपको ये जो टेबल्स हैं वो कंप्लीट करनी है। तो पहले फार्मर की टेबल है ये। अब इसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 3 साल का जो डेटा है वो आपको दिया हुआ है। पहले में प्रोडक्शन की 100 और कंजम्पशन सेम है 40-40, सबकी 40 है। और पहले साल क्या हुआ, 100 प्रोडक्शन हुई, उसमें से 40 अपने लिए रख लिया, तो बचा कितना, सरप्लस 60। अब कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई, 60। अब अगर कैपिटल 60 है, मतलब अगले साल के लिए उन्होंने 60 लगाया, तो 60 का डबल ईयर 2 में कितना होगा, 60 का डबल प्रोडक्शन हो जाएगी, तो 120 प्रोडक्शन हो गई। उन्होंने क्या बोला है कि सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। हमारा सरप्लस कितना बचा था, 60। अब 60 को हमें एज कैपिटल यूज करना है पूरा का पूरा, और जितना भी हम कैपिटल यूज करेंगे उसका डबल हमें प्रोडक्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन होगी वो 120 की होगी। 120 में से फिर से 40 जो है वो कंजम्पशन के लिए बचा लिया। अब बचा कितना, 80। ठीक है, 80 सरप्लस बचा, और 80 का 80 पूरा हमने यूज कर लिया नेक्स्ट ईयर के इसमें एज कैपिटल। अब अगर 80 यूज हुआ है तो इस साल मतलब ईयर 3 में प्रोडक्शन कितनी होगी, 160। 160 में से 40 कंज्यूम कर लिया, तो अब कितना बचा, 120। ठीक है, 120 एज कैपिटल हम यूज कर सकते हैं। अब आप ईयर 4 में भी कर सकते हो। क्या सीन रहेगा, आपको समझ आ गया कि अगर इस साल हमने 120 की कैपिटल लगाई है तो अब हमें 240 जो है वो प्रोडक्शन मिलने वाली है, और 40 कंजम्पशन सेम रहेगी, और 200 इस बार सरप्लस हो जाएगा। तो ये सेम चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब फार्मर 2 की बात कर लेते हैं। उसकी प्रोडक्शन हुई है 80 इस बार, और कंजम्पशन सेम है 40, तो सरप्लस कितना बचा, 40। नेक्स्ट ईयर के कैपिटल के लिए भी क्या यूज करेगा, वो सेम 40, जो सरप्लस है वो हमें कैपिटल यूज करना है। तो अब नेक्स्ट ईयर फिर प्रोडक्शन कितनी होगी, डबल। ठीक है, तो हमने यूज किया एज कैपिटल 40, तो प्रोडक्शन कितनी होगी, 80 की। अब ईयर 2 में 80 की प्रोडक्शन हुई, 40 की कंजम्पशन है, तो सरप्लस क्या कितना हुआ, प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन। इसका मतलब फिर से 40 जो है वो सरप्लस था, तो 40 ही हम फिर से कैपिटल की तरह यूज कर पाएंगे। और अगर 40 कैपिटल की तरह यूज करेंगे तो इसकी डबल अगले साल में प्रोडक्शन होगी, जो कि है फिर से 80। अब प्रोडक्शन सेम है और कंजम्पशन भी सेम है, मतलब कि 40 कंज्यूम होगा, तो फिर से सरप्लस कितना बचेगा, 40, और इसकी जो साइकिल है वो सेम चलती ही जाएगी। तो जो फार्मर 2 है उसकी हर साल कंडीशन सेम है। फार्मर 1 की कंडीशन क्या हो रही है, फार्मर 1 की कंडीशन सुधर रही है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। वहीं फार्मर 2 की प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। वो पहले साल भी 80 थी, दूसरे साल भी 80 है, और तीसरे साल में भी वो 80 है। अब तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो पहले साल भी 60, कंजम्पशन है 40, सरप्लस कितना बचा, 20। कैपिटल नेक्स्ट ईयर कितनी यूज होगी, 20। 20 का डबल कितना है, 40। ठीक है, अगले साल प्रोडक्शन हुई 40 का 40 उन्होंने कंज्यूम कर लिया, सरप्लस क्या बचा, 0। सरप्लस 0 बचा, तो अगले साल वो कुछ खेत में उगा ही नहीं पाएंगे, खेत में उगाने के लिए कोई बीज ही नहीं बचे।
अब जब खेत में कुछ उगाया ही नहीं है तो प्रोड्यूस क्या होगा, वो भी होगा 0। और अगर 0 प्रोड्यूस हुआ है, 40 उनकी कंजम्पशन है, इसका मतलब इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए उनको पेट तो भरना है, तो ये जो 40 मान लो क्विंटल की उनकी जो कंजम्पशन है साल भर की, वो कैसे पूरा करेंगे? अब वो कहीं से उधार लेंगे, उन्हें लोन लेना पड़ेगा ताकि वो एटलीस्ट अपना पेट तो भर लें। उनकी प्रोडक्शन तो 0 है, ठीक है। अब जब कंजम्पशन के लिए ही उन्होंने लोन लिया है और कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है तो सरप्लस भी कुछ नहीं है, 0, और नेक्स्ट ईयर की कैपिटल भी 0। अब ये पर्सन जो है, ये जो फार्मर 3 है, वो लूप में फंस गया। अब इसकी कंडीशन बेकार ही होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उसने 40 क्विंटल के लिए लोन ले लिया, क्योंकि वो अपना पेट कैसे भरेगा, उसने लोन ले लिया या कहीं और जाके छोटा मोटा काम कर लिया जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। अब इस लोन को पूरा करने के लिए वो हो सकता है फिर से कुछ और लोन ले ले, ठीक है। तो वो साइकिल में फंसता जाएगा और उसकी कंडीशन बुरी होती जाएगी। तो हमने देखा फर्स्ट फार्मर का केस, उसकी कंडीशन अच्छी है। मतलब की कंडीशन क्यों अच्छी है? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कंजम्पशन से बहुत ज्यादा है, राइट। और इसीलिए उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी होती जा रही है। कंजम्पशन तो कांस्टेंट है बट उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। फार्मर 2 की कंडीशन सेम है, क्योंकि उसकी जितनी प्रोडक्शन है उसका आधा वो कंज्यूम करता है, आधा बचता है, उसका डबल प्रोड्यूस होता है। तो आप मतलब देख सकते हो इसमें कैसे मैथ लगी हुई है। तो इसकी कंडीशन सेम एकदम, मतलब हर साल 80 उगता है और 40 वो कंज्यूम कर लेते हैं, 40 बचता है जिसे अगले साल फिर उगा देते हैं। बट जो फार्मर 3 है इसकी कंडीशन घटती जा रही है, क्योंकि जो फार्मर 3 है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है बट कंजम्पशन तो सेम है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसकी वजह से सरप्लस बहुत कम बच रहा है, और ये जो सरप्लस है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो अगले साल इतना प्रोड्यूस कर पाए कि उनकी कंजम्पशन एंड सरप्लस उनके लिए कुछ बचे। तो इसकी कंडीशन जो है वो बेकार होती जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय द 3 फार्मर्स ओवर द इयर्स। तो ये हमने कंपेयर कर लिया कि किस तरीके से इन तीनों की कंडीशन है। पहले वाले की अच्छी है, दूसरे वाले की कांस्टेंट है, ना अच्छी हो रही ना बुरी हो रही, पर तीसरे वाले की बेकार होती जा रही है। व्हाट हैपेंस टू फार्मर 3 इन ईयर 3? कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन? अब जो फार्मर 3 के साथ ईयर 3 में हुआ, क्या उसके साथ वो प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकता है? व्हाट विल ही हैव टू डू टू कंटिन्यू प्रोडक्शन? तो अब ईयर 3 में क्योंकि उसकी कोई प्रोडक्शन हुई ही नहीं, तो वो क्या करेगा? एक तो मैंने आपको बताया वो लोन लेगा, अपनी कंजम्पशन को पूरी करने के लिए लोन लेगा। इसके साथ साथ वो अगले साल के लिए बीज खरीदने के लिए भी लोन लेगा कि अगले साल के लिए जो बीज है वो मिल जाए ताकि उसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो जाए। तो उसके लिए वो लोन लेगा और लोन लेकर उसे प्रोड्यूस करेगा और उस प्रोड्यूस से फिर वो कोशिश करेगा कि वो लोन चुका पाए। तो इसकी कंडीशन एक्चुअली खराब ही होती जाएगी अनटिल अनलेस ऐसा कुछ हो जाए कि ये अपने खेत से बहुत ज्यादा कमा ले या बहुत ज्यादा अचानक से प्रोडक्शन हो जाए, तो इनकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो पाएगी, नहीं तो मतलब इनकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो फार्मर 3 की कंडीशन में आते हैं, जो कि इस कंडीशन में चले जाते हैं कि उनके पास कुछ बचता नहीं है उगाने के लिए, उन्हें लोन लेना पड़ता है। हमने चैप्टर में आगे सविता की कहानी पढ़ी, इस तरीके से हमने काफी सारी स्टोरीज पढ़ी, हमने डाला की स्टोरी भी पढ़ी कि कैसे उसे लोन लेना पड़ता है। तो लोग जो हैं वो लोग इतना नहीं इनफ कमा पाते कि वो सेव कर सकें और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए सही से यूज कर पाए। तो ये था हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का फर्स्ट सेक्शन, जिसमें हमने डेयरी के बारे में पढ़ा मेनली। उसके बाद हमने ये फार्मर वाला लेट्स डिस्कस का भी सेक्शन पढ़ लिया क्योंकि वो इस पेज पे दिया हुआ है, बट ये रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटी है क्योंकि इसमें फार्मिंग की बात की गई है। बट इट्स ओके क्योंकि इसी तरीके से चैप्टर चल रहा है, मतलब जैसे जैसे एक पेज के बाद ही एक पेज में डिस्कस कर रही हूँ, तो उस हिसाब से इट्स ओके। बट मेन हमने डिस्कशन थी हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज की, राइट। इसको हमने शुरू किया जिसमें हमने डेयरी को पढ़ा कि किस तरीके से जो फैमिलीज हैं वो जानवरों को पालती हैं और उनके दूध को बेचती हैं और उससे अच्छी इनकम कमाती हैं।